हमारा एक रुझान बना कि हमें काम करना चाहिए मोरी क्षेत्र की जनता के लिए, मोरी के लोगों के लिए, चाहे विधानसभा के कोई भी व्यक्ति हो, हमें वहाँ के लिए काम करना चाहिए। आज माता पिता की वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव क्षेत्र से बाहर भेजना पड़ रहा है, जिसे हम लोग पलायन कह रहे हैं। हालांकि उसे पलायन नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन बाद में वही बच्चे जब शहरी क्षेत्रों में रहने लगते हैं, बाजारों में रहने लगते हैं, फिर वो गाँव आना नहीं चाह रहे हैं, वो पलायन का रूप ले लेता है। उस देखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज मोरी, नेटवाड़, आराकोट ऐसी जगहों से, जखोल जैसी जगहों से बहुत ही अच्छे और प्रतिभावान बच्चे निकले हैं। वो राज्य सरकारों में भी आज उत्तराखंड राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभिभावकों को एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है कि स्कूल को राजनीति का अड्डा न बनाया जाए, स्कूल माँ सरस्वती का मंदिर ही रखा जाए। वहाँ पर जो बच्चा गेट के अंदर आ रहा है वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने आए, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने नहीं आए। उसी प्रकार कोई अगर टीचर विद्यालय में आता है तो शिक्षक के रूप में आए, ना कि ठेकेदार और नेता के रूप में विद्यालय में प्रवेश करे। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो मोरी में इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सिर्फ 1-2 बिल्डिंगें हैं। डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, काबिल डॉक्टर आते हैं, लेकिन संसाधन जब तक नहीं होंगे कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से वहां पर सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस को, होमगार्ड्स को वर्दी पहने हुए खुले में शौच करते हुए देखा है। तो कितने शर्म की बात है। नेता लोग आते हैं, PWD की गेस्ट हाउस खुलवाते हैं, वहां पे अपना आराम से रहते हैं। आम जनता के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। और वहाँ का मुख्यालय मोरी बाजार है, जहाँ पर लोग हजारों की मात्रा में प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। उस बाजार में एक शौचालय तक नहीं है। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत। और हमारे समाज में एक बात बड़ी सुंदर कही जाती है। कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। इस संसार में अगर किसी व्यक्ति की करनी गाई जाती है तो उस व्यक्ति की गाई जाती है जो अच्छा कार्य करता है। ऐसे ही आज हम एक ऐसे युवा की बात करने वाले हैं जो हमेशा सामाजिक हित के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। जहां समाज हित की बात आती है वहां सबसे पहला नाम उन व्यक्ति का आता है जिनका नाम है राकेश राका जी। वर्तमान में राकेश राका जी स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं जो कि अपनी सेवा दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत जनता की हित की बातचीत करने के लिए प्रोला विधानसभा क्षेत्र से, जो एक मोरी ब्लॉक पड़ता है, उस क्षेत्र से राकेश राका जी लाइव जुड़ रहे हैं। तो राकेश राका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज क्रांति न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और समाज क्रांति की पूरी टीम का, समाज क्रांति चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने क्षेत्रीय समस्याओं को और क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला प्रश्न राकेश राका जी, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, समाज सेवा का जो ये ख्याल है, आप जो समाज हित के कार्यों में अग्रसर रहते हैं, तो ये कार्य करने का ख्याल कहाँ से आपको लगा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए? और इस समाज सेवा करने का जो एक रुतबा है, एक जो शिक्षा है, वो प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? मुझे लगता है समाज और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं, और मुझे जब उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन में DAV से करने के बाद, BSc PCM से करने के बाद मैंने अपना स्पेशल एजुकेशन में B.Ed किया। तो जब हम दोनों ही जगह जुड़े हुए थे तो हमने अपने क्षेत्र में देखी समस्याएं, बहुत सी समस्याएं ऐसी देखी जो हमारे थोड़ा बहुत जाने से या थोड़ा बहुत उसमें हस्तक्षेप करने से ही वो समस्याएं दूर हो सकती थी। तो हम उस समाज में जुड़ते रहे, समाज के प्रति हमारा एक रुझान बना कि हमें काम करना चाहिए मोरी क्षेत्र की जनता के लिए, मोरी के लोगों के लिए, चाहे विधानसभा के कोई भी व्यक्ति हो, हमें वहाँ के लिए काम करना चाहिए और हम उसमें जुड़ते चलेंगे। जब आपने समाज सेवा का कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने देखा कि आपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी डिग्रियां हासिल की है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई आपने की है। उसके उपरांत भी हर माँ बाप का एक ख्याल होता है, माँ बाप का एक रुझान होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी में कुछ
गवर्नमेंट जो जॉब है वो करें। लेकिन राकेश राका ने तो अपना कदम जो है समाज सेवा की ओर बढ़ाया है। तो माँ बाप का किस तरह का विचार था आपको लेकर के? कि हमेशा एक माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाले, सरकारी नौकरी पाले तो और अच्छा है, और अपना परिवार सेटल कर ले, अच्छी जगह पर रहे, खाए पिए। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के तौर पर एक अपनी सोच भी होनी चाहिए। और मुझे जब मैं समाज में जुड़ा तो मेरी अपनी एक सोच थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं, लोगों के बीच रहकर काम करूं, और मुझे लगता है वो मैं राजनीति में रहकर, समाज के बीच रहकर वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। मैंने जब चुनाव लड़ने के लिए घर में कहा तो मेरे घर वाले इससे काफ़ी नाराज़ हुए। वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव और राजनीति में रहूं। फिर उन्होंने नाराज़ हुए, लेकिन उन्हें समझाया तो समझे उस बात को कि इसका मन राजनीति में है और इसे करने दी जाए। तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक रूप से लोगों से जुड़े रहते हैं तो एक ना एक दिन जरूर उस चीज़ को समझते हैं। आप वर्तमान में जो मौरी ब्लॉक के पुरला विधानसभा क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। वो क्षेत्र काफ़ी बिछड़ा हुआ है। वर्तमान में मैं देखता हूँ एक आंकड़े के अनुसार वहाँ से लगभग 70% जो बच्चे हैं वो पलायन कर रहे हैं, युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं। क्या वो वजह राकेश राका जी को लगती है कि उस क्षेत्र से इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है? अरविंद जी, मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहली बात तो इसे शुरुआत में पलायन नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। आज माता पिता की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव क्षेत्र से बाहर भेजना पड़ रहा है, जिसे हम लोग पलायन कह रहे हैं। हालांकि उसे पलायन नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन बाद में वही बच्चे जब शहरी क्षेत्रों में रहने लगते हैं, बाजारों में रहने लगते हैं, फिर वो गांव आना नहीं चाह रहे हैं, वो पलायन का रूप ले लेता है। उस गांव में वो देखना नहीं चाह रहे हैं, हम शहरों में मकान बना ले रहे हैं, वहीं पे सुख सुविधाएं ले रहे हैं, और आज जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो गाँव में नहीं मिल पा रही है, जिस कारण बच्चे वापस नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा को मैं इसका सबसे मुख्य कारण मानता हूँ। मोरी क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जी। जैसे आपने अभी बड़ी बात कही शिक्षा को लेकर के, वर्तमान में आपने मोरी ब्लॉक में एक मुद्दा सुना होगा, वो शायद मैंने देखा कि आपका भी जो उसमें हिस्सेदारी थी वो प्रमुख थी। एक टीचर है, एक अध्यापक है वहाँ पर मोरी ब्लॉक में, जो मोरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जीआईएस स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने शिक्षा को बढ़ोतरी करने के लिए शिक्षा नीति में जो कूटनीतियाँ चल रही है, जो गलत नीतियाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ जब उन्होंने आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए शिक्षा विभाग ने मजबूर किया। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कारण विभाग इसके लिए जिम्मेदार है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा और अच्छे अध्यापक इन क्षेत्रों में रहे? बिल्कुल तौर पर विभाग इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए थी। जब शिकायतें हुई थी अध्यापक के खिलाफ भी, और पूरे विद्यालय की जांच होनी चाहिए थी। मैं एक दो बार उन शिक्षक से मिला भी हूं मोरी में, और जब बच्चों के एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जब उन्होंने मोरी बाजार को पूरा चक्का जाम कर दिया था, तो उस दौरान सौभाग्य से मेरा भी उस समय मोरी में रहना हुआ था, और मैंने बच्चों से जब बात की तो बच्चों ने हमें उनके बारे में बताया। बच्चों ने बताया वे शिक्षक अपनी जेब से कई गरीब बच्चों की फीस भरते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रधानाचार्य का चार्ज वहाँ पर दिया गया तो उन्होंने काफ़ी सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास किया। उन्होंने लोकल जो टीचर है उनको समय से स्कूल आने को कहा, और जो नहीं आ रहा था उसके अब्सेंट कर दी, जो एक सकारात्मक कदम था, जो वहाँ के अध्यापकों को, वहाँ के शिक्षा विभाग को शायद नहीं खपा, और उन्होंने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। और आज स्थिति ये आ गई है कि उन्हें इस्तीफा शायद देना पड़ा है, जो मेरे को सुनने में आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये बड़ी दुखदायी घटना है। जी, आप वर्तमान में स्पेशल एजुकेशन जो टीचिंग की सेवा है वो आप दिल्ली में दे रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है, एक अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र में विकसित की जा सकती है? क्या वो मॉडल राकेश राका जी के पास है? हमारे पास यही मॉडल है कि शिक्षा के नाम पर अभी मोरी में सिर्फ सरकारी संस्थान हैं, विद्यालय हैं, प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं, और जो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा फीस देकर ही बच्चों को अच्छी जगह, अच्छी नौकरी मिल सकती है, वो गलत है। उसको लिए हमने ये देखा है
हमने देखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज मोरी, नेटवाड़, आराकोट ऐसी ऐसी जगहों से, जखोल जैसी जगहों से बहुत ही अच्छे और प्रतिभावान बच्चे निकले हैं। वो राज्य सरकारों में भी आज उत्तराखंड राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए अभिभावकों को एक बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है कि स्कूल को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए, स्कूल माँ सरस्वती का मंदिर ही रखा जाए। वहाँ पर जो बच्चा गेट के अंदर आ रहा है वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने आए, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने नहीं आए। उसी प्रकार कोई अगर टीचर विद्यालय में आता है तो शिक्षक के रूप में आए, ना कि ठेकेदार और नेता के रूप में विद्यालय में प्रवेश करे। अब आगे हम प्रश्न में आते हैं, स्वास्थ्य और रोजगार। वर्तमान में जो प्लान आपने कहा कि आप प्लान शब्द हम गलत कह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है लोगों की प्लान करना। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य और रोजगार और नेटवर्क ये भी एक प्लान का मुख्य कारण है? बिल्कुल, रोजगार को मैं मानता हूं कि यह प्लायन का एक बड़ा मुद्दा है। और जो व्यक्ति रोजगार के लिए सोच समझ के अपने क्षेत्र से बाहर जाता है उसे प्लायन ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से किसानी भूमि ज़्यादा है लेकिन उसका मूल्य और सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जिस कारण लोग परेशान होकर अपनी उपजाऊ ज़मीनों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पे 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरियां करने के लिए मजबूर है। इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। और वहाँ की आपने शायद स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जी हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो मोरी में इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सिर्फ 1-2 बिल्डिंगें हैं। डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, काबिल डॉक्टर आते हैं, लेकिन संसाधन जब तक नहीं होंगे कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। इसलिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम नेता चुनकर बनाते हैं, भेजते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वे लोग आवाज़ उठाएं, मोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की एक बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे लोगों को वो सुख सुविधाएं मिल सके। अभी स्थिति ये है कि अगर किसी को तेज़ बुखार भी होता है तो उसे भी देहरादून रेफर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जी, नेटवर्क को लेकर के बात करें कि वर्तमान में हमारे क्षेत्र में अगर कोई युवा अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया जो है ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, कोई युवा अपनी आवाज़ को उठाना चाहता है तो आपको नहीं लगता कि नेटवर्क के अभाव की वजह से वो व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाता, उसकी आवाज़ दब जाती है? निश्चित तौर पर नेटवर्क आज पूरा देश, पूरी दुनिया डिजिटल रूप में बदल रही है, लेकिन हमारा मोरी क्षेत्र के ज़्यादातर भाग नेटवर्क के से अभी अछूते हैं। जहां पर नेटवर्क नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो वहां पर नेटवर्क और नेट की सुविधा बिल्कुल ख़त्म है। मैं अपने गांव में कोविड के दौरान था तो उस समय मैंने बच्चों को देखा, गांव से दूर आधा 1 किलोमीटर दूर जाकर हल्का सा नेटवर्क जियो का आता था, जो हिमाचल प्रदेश के किसी टावर से शायद कनेक्ट होता था, तो वहाँ पर भी हल्का आता था। तो वे बच्चे पेड़ पे चढ़ करके अपना होमवर्क करते थे। नवोदय में पढ़ने वाले 2 छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति मैंने देखी और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ बड़े हादसे हो जाने के बाद, कई गाँवों में आग लग जाने के बाद प्रशासन तक ये सूचना पहुँचाने में 12-12 घंटे और 1-1, 2-2 दिन लग गए हैं कि सर यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो ये सब नेटवर्क की ही कमी है। और नेटवर्क की कमी, टावर लगे हुए हैं, 100 पीस बने हुए हैं। आप नेटवाड़ के गैचवाड़ गांव में पिछले कई वर्षों से टावर लगा हुआ है, जिसको खोलने की मांग वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी दबी आवाज़ में करते रहते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि उसकी सूद नहीं ले रहे हैं। जखोल में टावर है जो ज़्यादातर बंद रहते हैं। तो ऐसे टावर जो लगे हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता है, उनको कार्य लेने की आवश्यकता है। वहाँ के लिए उसके जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर भी सोचने की आवश्यकता है कि कुछ किया जाए। जी, अभी मैं कुछ दिनों पहले जो पूर्व राज्य मंत्री आप जानते होंगे जगबीर सिंह भंडारी जी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हमारे जो सीमावर्ती मोरी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए इतना आर्थिक मदद पहुँचती है कि खर्च नहीं हो पाता, लेकिन हमारे क्षेत्र में वो धन, वो अर्थ दिख नहीं पाता। आपको लगता नहीं कि कहाँ वो धन चला जाता है? क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में इतना धन आता है कि खर्च भी नहीं हो पाता, वापस चला जाता है। आज पूरे उत्तराखंड में भी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर किसी से भी पूछेंगे कि सर्वाधिक धन, मतलब सचिवालय में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा फाइलें या पैसा कहाँ जा रहा है, तो कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सीधा मोरी क्षेत्र का नाम लेगा। और ये होना है, सच्चाई है
कि पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा वहाँ नहीं लग पा रहा है, वो सिर्फ कागजों में काम हो रहे हैं, ज़मीन में काम देखने को नहीं मिल रहा है। पुलियाओं के नाम पर, खड़िंचों के नाम पर हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है जो सीधा ठेकेदारों के पास कमीशन के रूप में कर्मचारियों के पास जा रहा है। इस पर जांच होनी चाहिए। मैं इस पर खुली जांच की बात करता हूँ। हर वर्ष के काम, पिछले 5-10 सालों के काम की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाँ, ये सही है कि पैसा बहुत आ रहा है लेकिन काम ज़मीन पर नहीं हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। ये भी जी, सबसे बड़ी बात जो मोरी जो ब्लॉक क्षेत्र है वो लगभग मोरी जो एक बाजार का एक केंद्र है, वो केंद्र लगभग 80 से अत्यधिक गाँव का एक केंद्र है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस क्षेत्र में एक शौचालय नहीं है। अभी हमने कुछ दिनों पहले इसकी पड़ताल इस क्षेत्र से की थी। तो आपको क्या लगता है, क्या वो वजह रही कि उस क्षेत्र में 80 से अत्यधिक गांव का वो केंद्र है लेकिन वहां पर एक शौचालय नहीं है? मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा खेद है कि मोरी विकासखंड मोरी के 80 लगभग 100 के लगभग छोटे बड़े गांव हैं और वहाँ का मुख्यालय मोरी बाजार है, जहाँ पर लोग हजारों की मात्रा में प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। उस बाजार में एक शौचालय तक नहीं है और इसका मुख्य कारण वहाँ के, मैं तो हमेशा जनप्रतिनिधियों को और इस मामले में तो मैं आम जनता को भी दोषी मानता हूँ। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस को, होमगार्ड्स को वर्दी पहने हुए खुले में शौच करते हुए देखा है। तो कितने शर्म की बात है। नेता लोग आते हैं, PWD गेस्ट हाउस खुलवाते हैं, वहाँ पे अपना आराम से रहते हैं। आम जनता के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारी माताएं बहनें जिनके यार रिश्तेदार, मतलब किसी की रिश्तेदारी है बाज़ार में, तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20, 30-30 किलोमीटर अपने गांव से पैदल चलकर आते हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएं नहीं हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात ये है कि जब इसको अधिकारियों ने पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया, किस आधार पर उन्होंने ये कर दिया, मेरी समझ में ये नहीं आया कि अधिकारी किस आधार पर ये काम कर रहे हैं कि एक पूरे विकासखंड में सार्वजनिक शौचालय मुख्य बाजार में नहीं है और वो जिला खुले में शौच मुक्त हो जाता है। ये बड़े सोचनीय विचार है। आपकी जो सरकार है वर्तमान में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्योंकि आप वर्तमान में मैं देखता हूँ कि बीजेपी को काफी सपोर्ट करते हैं। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने तो नारा दिया है घर घर शौचालय। क्या लगता है उसके ऊपर पानी फेरने का कार्य कौन कर रहा है? स्थानीय लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं या स्वयं सरकारी जिम्मेदार है? इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग और प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार तक मुझे नहीं लगता है कि सरकार तक कुछ बड़े लेवल तक इस बात को पहुंचाने में सफल हुए हैं हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि। प्रशासन ने भी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। वहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को साथ आकर ये आवाज़, अपनी आवाज़ सही जगह तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों से बात हुई है, बहुत से लोगों से जब भी समय मिलता है, अपने इसको विद्यार्थी जीवन से आज नौकरी कर रहे हैं, तो जब भी समय मिलता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मुद्दे की बात को मुद्दे के व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हो। लेकिन जवाब मिलता है कि ज़मीन जंगलात पे है। आप कैसी बातें करते हैं? पूरा मोरी क्षेत्र आज लीज की ज़मीन पर है, जंगलात की ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए जंगलात ज़मीन नहीं देगा, ये तो कोई तुक नहीं बैठता है। आप किसी भी बड़े नेता से बात कीजिए, किसी भी छोटे नेता से बात कीजिए, सबका एक ही जवाब होगा। घुमाने वाली बातें होती है जो स्वीकार नहीं की जा सकती। राकेश राका जी, मैंने आपसे अभी सुन रहा हूँ कि तमाम चीज़ों का अभाव उस क्षेत्र में है। किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है? क्या वो मॉडल राकेश राका जी के पास है? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे नौजवान है, एक युवा नेता भी कहेंगे, एक युवा समाज सेवी भी, तो आप किस तरह से, आपके पास क्या वो मॉडल है जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है? हमारी अगर हमें कभी मौका मिलता है क्षेत्र के लिए काम करने का, या हमारे पास वो ताकत और शक्तियाँ आती है कि हम बड़े फैसले लेने में सक्षम होते हैं क्षेत्र के लिए, तो हमारी सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होगी वो हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर होगी। क्योंकि एक स्वास्थ्य अगर समाज है तो शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। शिक्षित समाज और स्वास्थ्य समाज होना चाहिए। उसके बाद जो गाँव और जो दूरस्थ गाँव है वहाँ पर सड़कों को जोड़ने की हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। उसके बाद नेटवर्किंग पे, सबसे पहले काम नेटवर्किंग पे होना चाहिए, क्योंकि समाज को आज मुख्य धारा से जोड़ने का काम नेटवर्क कर रहा है।
वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कर रही है। हमारी बहुत सी माताएं बहनें बहुत से एक्सीडेंट वाले हादसों में सिर्फ लोग इसलिए अपनी जान खो बैठते हैं क्योंकि उस समय से हॉस्पिटल ही नहीं पहुँच पाते। तो ये सब चीज़ें हैं। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि आप राजनीति में आने का, ऐसे तो आ भी चुके हैं, लेकिन राजनीति में आने का भी आपके मन में विचार हैं, जो हमने अभी एक आंकड़ा निकाला। तो क्या वो वजह राकेश राका को आवश्यकता पड़ी कि उन्हें राजनीति में आना पड़ रहा है, जबकि समाज सेवा तो ऐसे भी आम इंसान की तरह रह के भी की जा सकती है। तो सवाल सीधा ये है कि आखिर क्या आवश्यकता राकेश राका को राजनीति में आने की पड़ रही है? बहुत अच्छा सवाल है अरविंद जी। और आपके माध्यम से मैं उन तमाम दर्शकों को, अपने साथियों को, समर्थकों को, अपने चाहने वालों, ना चाहने वालों को आज संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति वास्तव में दो तरीके से आज लोग कर रहे हैं, दो प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। एक बाई चांस है और एक बाई चॉइस है। बाई चांस वो लोग कर रहे हैं जो मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमारे क्षेत्र के लोग राजनीति में आ जा रहे हैं। और एक बाई चॉइस है जो दिल से चाहता है राजनीति करना, जो चाहता है कि समाज के लिए कुछ करे, लोगों का प्रतिनिधित्व करे, उनके लिए कुछ अच्छा करे। तो मैं अपने आप को हमेशा दूसरी वाली उसमें रखता हूँ। मेरे को कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की कि मजबूरी हो जाए कि निधियों के लिए, किसी काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए राजनीति करनी पड़ी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं अपनी इच्छा से राजनीति में आया, समाज हित में आया, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कई बार धरने, आंदोलन जो हो सकता था वो किया। इसकी वजह से हम पे कई बार मुकदमे भी हुए, पुलिस ने डराने की कोशिश भी की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति करना बाई चॉइस है, हमारी इच्छा है, मेरा मन है और मुझे लगता है मैं राजनीति क्षेत्र में आकर अपने लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकता हूं और इसलिए मैं राजनीति करता हूं और राजनीति करने का मेरा मन भी है। अब वर्तमान सत्ता की बात की ओर आपसे आते हैं कि आपने इस क्षेत्र में जो प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तमाम सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आपने इस क्षेत्र से 3 विधायक चुन करके विधानसभा में भेजे हैं। तो कितने संतुष्ट आप इनके कार्यों से रहे? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर पंचवर्ष में आप लगातार विधायकों को परिवर्तित करते रहते हैं। एक विधायक को क्यों नहीं रख पाते, क्या वो वजह है? होता ये है कि जिस विधायक को चुना जाता है वो अपने 5 साल के कार्यकाल में वो जनता को खुश नहीं रख पाता है। और रख इसलिए नहीं पाता है क्योंकि समस्याएं इतनी है कि समाधान ढूंढने में बहुत समय लगेगा। लेकिन कोई भी विधायक उस समस्या का समाधान की शुरुआत करना ही नहीं चाह रहा है। वो सिर्फ अपना पल्ला मंदिरों में पैसा देकर, थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब दानी शानों को अपने पक्ष में लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, जनता 5 साल एक को चुन रही है, फिर नाराज होकर दूसरे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरा चुना जा रहा है, फिर दूसरे को चुन रही है, फिर दूसरे को बोल रही है अरे इससे तो पहले वाला अच्छा था, पहले वाले को नहीं तो तीसरे को चुन रही है। तो ये समस्या बनी हुई है। कोई भी विधायक अभी तक का 2002 से और 2021 चल रहा है, अब कुछ समय बाद 22 में दोबारा चुनाव है, कोई भी विधायक ऐसा काम नहीं कर पाया कि वो अपने काम के नाम पर वोट ले सके। सिर्फ क्षेत्रवाद, जातिवाद और नशे के आधार पर पैसा बांटकर, दारू बांटकर चुनाव जीतने की परंपरा जो है वो चलाते आ रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है पूरी विधानसभा के लिए। 2022 में राकेश राका जी, नेताओं का थोड़ा विधानसभा में नाम चलेगा या काम भी चलेगा? क्योंकि अभी तक तो नाम चलता हुआ है, आगे काम चलेगा या नाम? निश्चित तौर पर काम चलना चाहिए, ये कोई बोलने की बात नहीं है। लेकिन मैं जनता से भी अपील करता हूँ, प्रोला विधानसभा की जनता से, कि वे लोग आने वाले चुनाव में, अभी कुछ ही समय बाद एक जोरदार चुनाव होने वाला है, विधानसभा में बहुत हल्ला हुल्ला होने वाला है, मतलब इतने कैंडिडेट हैं तो कोई ना सभी लोग अपनी दावेदारी करेंगे। तो जनता के पास अच्छी बात यह है कि जितने कैंडिडेट होंगे उतनी चॉइस आ जाती है, आप बेहतरीन को चुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर अपने प्रत्याशी को ना चुने और सिर्फ ये भी देखें कि कौन पैसा देने का काम कर रहा है, कौन नशा बांटने का काम कर रहा है। ऐसे नेताओं को, ऐसे प्रतिनिधियों को से बचने का काम करें। चाहे आप किसी गरीब लड़के को चुनने का काम करें, चाहे किसी नए चेहरे को चुनने का काम करें, जो आपको ये लगे। मैं किसी को वोट देने या किसी का विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके समाज के और आपके हित में काम करे, आपके लिए काम करे, जो आप बोल सके कि ये नेता हमारा है। जी, वर्तमान में आप बीजेपी जो सरकार है उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसके सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, काफ़ी सजगता के साथ उसके लिए कार्य करते हैं।
क्या लगता है कि बीजेपी वर्तमान में अच्छा कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? क्या वो वजह है कि राकेश टाका जी बीजेपी को खूब सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि विपक्ष आपने देखा कि लगातार हमला बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है, कर रहा है, प्रहार कर रहा है, लेकिन राकेश टाका आखिर फिर भी जिस पार्टी के ऊपर तमाम पार्टियां हमला कर रही है तमाम बातों को लेकर के, तो राकेश टाका फिर भी उस पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सीधा सवाल। देखिए, मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता रहा और मुझे सौभाग्य मिला विद्यार्थी परिषद के में जुड़कर विद्यार्थियों के लिए काम करने का, और विद्यार्थी परिषद ने ही हमें राजनीतिक सामाजिक जीवन से जोड़ने का काम किया है। और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में आए, युवा मोर्चा में, किसान मोर्चा में काम करने का मुझे जिले में मौका मिला एक पदाधिकारी के तौर पर। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के लिए एक बेहतरीन वो दे सकती है, उसको विकास की गति दे सकती है और वो कार्य भी कर रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार की एक झड़ी दरवाजे खोले हैं, जो पहले की मुख्यमंत्रियों ने गलतियां की थी उससे सीख कर वो अभी बहुत सी उन्होंने रोजगार युवाओं के लिए खोले हैं और अभी उन्होंने फीस भी माफ़ की है फॉर्म भरने की। तो निश्चित तौर पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़ायदा पहुंचाती है एक निम्न वर्ग से आने वाले विद्यार्थी को, निम्न वर्ग से आने वाले लोगों को। और उन्होंने तमाम क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए और जो बड़े फैसले था उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बहुमत के साथ बनाने जा रही है। जी राकेश टाका जी, आपसे अंतिम प्रश्न समाज क्रांति न्यूज की तरफ से। वर्तमान में कुछ ही समय 4 से 5 माह चुनाव के लिए बचे हैं। 2022 का जो चुनाव है पास आ गया है, तो आपको प्रोला विधानसभा क्षेत्र में काफी लोग, मैं देखता हूँ आपकी काफी फैन फॉलोइंग है, काफी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो क्या संदेश राकेश टाका को, उन तमाम फॉलोअर्स को, वहाँ की जनता और जनार्दन को है? प्रोला विधानसभा के सभी सम्मानित जनों का, मेरे युवा साथियों को, माताओं बहनों को, वहाँ के बुजुर्गों को और प्रत्येक एक वोटर को मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का समर्थक या वो साइड रखने के बाद मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत जल्द एक नेताओं की बड़ी फौज आपके गांव, गली, मोहल्लों में, आपके दरवाजों में पहुंचने वाली है। आप सभी लोग अपने दिल से और दिमाग से सोचकर एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुनने का काम करें जो पूरी प्रोला विधानसभा को क्षेत्रवाद, जातिवाद के नाम पर तोड़कर, शराब और पैसे के नाम पर खरीदने का काम न करके पूरे समाज को एक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्र में नेटवर्किंग की, जो यातायात की सुविधाओं के लिए काम करे, ऐसी विचारधाराओं को लाने का काम करें। बस यही संदेश देना चाहूँगा फिलहाल। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं राकेश टाका जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और जिस तरह से राकेश टाका के विचार हमारे चैनल पर सुनने को मिल रहे हैं, अगर वाकई राकेश टाका इन विचारों के तहत अपने आप को ढाल लें तो मैं समझता हूँ हमारे चैनल की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जिस तरह के उच्च विचार हैं, अगर हमेशा इसी तरह से आप अग्रसर रहें तो एक दिन अवश्य ही आप जनता के दिलों में राज करेंगे। ये हमारी तरफ से और हमारी जनता जनार्दन की तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पुनः, और देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज टीवी। कैमरामैन अमित के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी संपूर्ण समाज क्रांति टीम का आपकी इन शुभकामनाओं के लिए। आप लोग हमें प्रेरित करते हैं समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ काम करने का। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दिल्ली से उत्तराखंड के उस सुदूरवर्ती क्षेत्र के उन मुद्दों पर बात करने का मौका दिया, मुझे घर की याद दिला दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, समाज क्रांति का बहुत बहुत